हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार। भारत में उच्चतम न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह न केवल संघीय न्यायालय का कार्य करता है, बल्कि ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। यह न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है, बल्कि संविधान का भी आधिकारिक व्याख्याता है। यदि कभी भी संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न उलझा हुआ होता है तो यह संविधान की आधिकारिक व्याख्या करता है और संविधान का आधिकारिक व्याख्याता है। यह परामर्शात्मक कार्य भी करता है। भारत के राष्ट्रपति को जब भी उच्चतम न्यायालय से कोई परामर्श चाहिए होता है तो यह परामर्श भी देता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय परामर्शात्मक कार्य भी करता है। प्रारूप समिति के एक सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने तो यहां तक भी कह दिया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को संसार के अन्य देशों के उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। इसका तात्पर्य होता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय संसार के अन्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालयों से अधिक शक्ति का प्रयोग करता है। उसका कार्य क्षेत्र व्यापक है, उसका क्षेत्राधिकार व्यापक है, उसके हाथ में बहुत ही व्यापक शक्तियां होती हैं। तो आज की क्लास में हम वैसे तो उच्चतम न्यायालय को 8 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर एक एक करके उनके बारे में हम उल्लेख करेंगे, परंतु आज की क्लास में हम उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार व सलाहकार क्षेत्राधिकार, केवल 2 ही क्षेत्राधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकार निम्नलिखित हैं। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की शक्तियां व क्षेत्राधिकारों को 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिनका एक एक करके हम यहाँ उल्लेख करेंगे। नंबर एक पर मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन सा होता है? मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वह होता है जब कोई मुकदमा सीधे उच्चतम न्यायालय में ही दायर किया जाता है या उच्चतम न्यायालय में ही सीधे कोई मुकदमा ले जाया जाता है, तो वह मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नंबर दो न्यायादेश क्षेत्राधिकार। न्यायादेश क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, सरकार या किसी संस्था या किसी व्यक्ति के द्वारा नागरिक के मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, उनका हनन कर दिया जाता है, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के गारंटर के रूप में उच्चतम न्यायालय कार्य करता है, तो उसे न्यायादेश क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। यानी वह जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है तो इसको उच्चतम न्यायालय का न्यायादेश क्षेत्राधिकार कहा जाता है। नंबर तीन पर अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? जब कोई मुकदमा सीधे उच्चतम न्यायालय में न ले जा करके अधीनस्थ न्यायालय में शुरू किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि जब कोई मुकदमा सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं ले जाया जाता है, उच्चतम न्यायालय में दायर नहीं किया जाता है, वह अपील के रूप में उच्चतम न्यायालय तक पहुंचता है, तो इसे उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। नंबर चार पर सलाहकार क्षेत्राधिकार। सलाहकार क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है भारत के राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि उसे संविधान से संबंधित या कानून से संबंधित किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की सलाह की आवश्यकता है, तो उच्चतम न्यायालय उसे सलाह देता है। इसे उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कहा जाता है। नंबर पांच अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए समस्त निर्णय एक रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना करने वाले को भी दंडित करने की शक्ति प्राप्त होती है, तो इसे उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहा जाता है। नंबर 6 पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति करने का भी अधिकार है, तो यह उसकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति का क्षेत्राधिकार है। इसके बाद नंबर 7 पर संवैधानिक व्याख्या, यानी भारत के संविधान से संबंधित कोई प्रश्न उलझा हुआ है या संविधान की व्याख्या करना आवश्यक हो गया है, तो उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह संविधान की व्याख्या करे। उच्चतम न्यायालय संविधान का आधिकारिक व्याख्याता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। तो यह उच्चतम न्यायालय का संवैधानिक व्याख्या का क्षेत्राधिकार है। नंबर 8 पर अन्य शक्तियां। इन 7 क्षेत्राधिकारों के अलावा या इन 7 क्षेत्राधिकारों के अतिरिक्त जो और शक्तियां बच गई हैं, जो अन्य शक्तियां बच गई हैं, उनके संबंध में भी उच्चतम न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। परंतु
वर्तमान क्लास में हम उच्चतम न्यायालय के मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तथा सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में ही डिस्कस करेंगे। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में उच्चतम न्यायालय भारतीय संघ की इकाइयों के बीच में यानी केंद्र सरकार या राज्यों के बीच में जब कोई विवाद पैदा हो जाता है तो वे विवाद सीधे ही उच्चतम न्यायालय के पास ले जाए जाते हैं, जिन्हें उच्चतम न्यायालय का मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। यानी जब केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, उन विवादों का निर्णय करते समय उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो वे विवाद कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम उनको एक एक करके देखेंगे। यानी कौन कौन से विवाद हैं। कोई भी विवाद, यानी कोई भी विवाद जो कहाँ पर ये 3 विवाद दिए हुए हैं, तो वो कौन कौन से विवाद हैं। नंबर 1, केंद्र व एक या एक से अधिक राज्यों के बीच, यानी एक तरफ केंद्र सरकार व एक या एक से अधिक राज्य, यानी एक तरफ केंद्र सरकार, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, यानी एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। या नंबर 2, केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना, यानी केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के साथ कोई एक राज्य या कई राज्य एक तरफ हैं, एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, यानी एक राज्य या कई राज्य, एक से अधिक राज्य एक तरफ होंगे। या नंबर 3, 2 या अधिक राज्यों के बीच, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होगा तो वह उच्चतम न्यायालय के मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा। इन विषयों से संबंधित मामला सीधा उच्चतम न्यायालय में दायर किया जा सकता है। तो यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि एक तरफ केंद्र सरकार और एक तरफ एक राज्य या कई राज्यों के बीच विवाद हो, यानी एक तरफ केंद्र सरकार हो और एक तरफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य हो या कई राज्य हो, उनके बीच में केंद्र सरकार और एक राज्य या कई राज्यों के बीच में विवाद उस सीधे उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सकता है। वह मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। नंबर 2, एक तरफ केंद्र सरकार तथा केंद्र सरकार के साथ एक या कई राज्य और दूसरी तरफ एक राज्य या एक से अधिक राज्य अर्थात कई राज्य हों, उनके बीच में कोई विवाद मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। नंबर 3, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद, यानी इस तरह के जो विवाद होंगे वो सीधे उच्चतम न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं और इनके बारे में उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इन विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय को मूल विशेष न्याय क्षेत्र प्राप्त है, यानी वे विवाद उच्चतम न्यायालय के विशेष मूल न्याय क्षेत्र में निहित हैं। विशेष मूल न्याय क्षेत्र में निहित क्यों हैं? क्योंकि भारत के किसी भी न्यायालय को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि उच्चतम न्यायालय में किसी भी विवाद को ले जाने से पहले 2 बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना होता है। 2 बिंदु कौन कौन से हैं, यानी 2 बातें कौन कौन सी हैं कि उच्चतम न्यायालय में केवल वह विवाद ले जाया जा सकता है जिसमें कानून का कोई सार गर्भित प्रश्न हो, यानी जिसमें कानून से संबंधित कोई प्रश्न हो। राजनीतिक प्रकृति का कोई भी प्रश्न या राजनीतिक प्रकृति का कोई मसला या कोई विवाद या कोई विषय उच्चतम न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। राजनीतिक प्रकृति का मुकदमा उच्चतम न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके खिलाफ लाया गया कोई मुकदमा इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट, इस तरह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित शामिल नहीं है, यानी क्या शामिल नहीं है? ये बातें न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आती हैं। नंबर एक, किसी भी संधि, इकरारनामा, समझौता, प्रसंविदा, अनुबंध या अन्य समान दस्तावेज, यानी कोई भी संधि हो, कोई भी इकरारनामा, समझौता, प्रसंविदा, अनुबंध या अन्य समान दस्तावेज, इसी की तरह के अन्य दस्तावेज से उत्पन्न होने वाला विवाद, यानी इनसे उत्पन्न होने वाला कोई विवाद या कोई झगड़ा जो संविधान के प्रारंभ से पहले, यानी संविधान के प्रारंभ से या लागू होने से पहले दर्ज किया गया था, यानी संविधान के प्रारंभ होने से पहले दर्ज किया गया था, निष्पादित किया गया था, यानी यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है, इसको न्यायालय के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया गया है। नंबर दो पर अंतरराज्यीय जल विवाद, यानी अंतरराज्यीय जल विवाद को भी उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया गया है।
यानी अंतर्राज्यीय जल विवाद उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार में कब से नहीं है? यानी भारत सरकार के द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 लाया गया था। यानी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अधिनियम के द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित नदी का पानी और नदी घाटी के बंटवारे के संबंध में जो विवाद होते थे उसके बारे में उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक या मूल क्षेत्र अधिकार प्राप्त था। तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के द्वारा इसको उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक या मूल क्षेत्र अधिकार से निकाल दिया गया। अब भारत के उच्चतम न्यायालय को अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। नंबर 3, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो वित्त आयोग के संदर्भ वाले जो मामले हैं उन मामलों के संबंध में भी उच्चतम न्यायालय को मूल या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार प्राप्त नहीं है। नंबर 4 पर केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन का समझौता। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कुछ खर्चों के बारे में व पेंशन का जो समझौता होता है, तो यह विषय भी उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार से निकाल दिया गया है और यह वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय के मूल या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार का विषय नहीं है। इसके बाद सलाहकार क्षेत्र अधिकार या सलाहकारी क्षेत्र अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय को सलाहकार क्षेत्र अधिकार भी प्राप्त है। यानी क्या प्राप्त है? सलाहकार क्षेत्र अधिकार भी प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में यह उपबंध किया हुआ है, यदि भारत के राष्ट्रपति को किसी भी ऐसे विषय पर जिसमें कानून से संबंधित कोई प्रश्न निहित हो तो उसके संबंध में भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। इसे ही उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार कहा जाता है। यानी इसे क्या कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार कहा जाता है। यहाँ पर हम इसका वर्णन कर रहे हैं कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है। यानी भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार देता है और वह अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया हुआ है? 143 के द्वारा दिया हुआ है। तो दो मामले कौन कौन से हैं? नंबर 1, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर, यानी सार्वजनिक महत्व का कोई मामला हो, किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर, विधिक कानून से संबंधित, यानी कानून से संबंधित कोई प्रश्न किसी सार्वजनिक मामले या सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित है और कोई विधिक या कोई कानून से संबंधित प्रश्न उसके बारे में है, यानी सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर कोई कानून का प्रश्न उठता है, तो इसके संबंध में भारत का राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। नंबर दो किसी पूर्व संवैधानिक, यानी संविधान से पूर्व संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर, यानी कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, किसके संबंध में उत्पन्न हो जाता है? कि संविधान के लागू होने से पूर्व या पूर्व संवैधानिक किसी संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि मामलों पर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसे उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार, यानी इसको उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा गया है। यानी इसको उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार से बाहर रखा गया है। यानी इसका तात्पर्य है कि पूर्व संवैधानिक कि जब संविधान लागू हुआ था तो उससे पहले कोई भी संधि, समझौता, इकरारनामा या कोई इस तरह की प्रसंविदा हो जिसको भारतीय संविधान के मूल या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में नहीं रखा गया है, उनसे संबंधित कोई विवाद है तो उसके बारे में भी सलाह
लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया हुआ है। यानी भारत का राष्ट्रपति इनके संबंध में भी उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। परंतु मैं इसके संबंध में यह बता दूं कि जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के बारे में यदि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है तो उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह इसके संबंध में सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। यानी सलाह दे भी सकता है, सलाह दे भी सकता है और सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, और नहीं भी दे सकता। यानी इसके बारे में सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यह उच्चतम न्यायालय पर निर्भर करता है। किसके बारे में? सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह सलाह दे भी सकता है और सलाह नहीं भी दे सकता है। परंतु दूसरे पॉइंट के संदर्भ में, यानी किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर जिसे उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, इसके बारे में उच्चतम न्यायालय को सलाह देनी पड़ेगी। यानी उच्चतम न्यायालय को सलाह देनी पड़ेगी, सलाह देनी पड़ेगी, ये अनिवार्य है। यानी सलाह देनी पड़ेगी। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि उच्चतम न्यायालय ने जब राष्ट्रपति को सलाह दी है या अपना मत दिया है तो यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह को माने या न माने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अब तक, यानी वर्तमान समय तक भारत के राष्ट्रपति ने भारत के उच्चतम न्यायालय से कौन कौन सी और कब कब सलाह मांगी है, तो इन सारी चीजों का उल्लेख हम एक एक करके यहां पर करते हैं। अब तक की सलाहकारी मामले, यानी अब तक के कौन कौन से सलाहकारी मामले सामने आए हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति ने कब कब भारत के उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी है, तो उन सभी मामलों का मैंने यहां पर उल्लेख किया है। पहले क्रम संख्या मामलों का विषय, यानी कौन कौन से मामलों में भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी है और किस वर्ष सलाह मांगी है, उनका वर्ष या सन कौन सा है, तो एक एक करके हम उनका यहां पर उल्लेख करेंगे। नंबर 1, दिल्ली विधि अधिनियम, यानी दिल्ली विधि अधिनियम 1951। हम ये कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार उच्चतम न्यायालय से कब सलाह मांगी थी। यानी कब सलाह मांगी थी? 1951 में। 1951 में पहली बार भारत के राष्ट्रपति ने भारत के उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी थी। और किस विषय के संबंध में सलाह मांगी थी? दिल्ली विधि अधिनियम के संबंध में। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ने कब उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी, तो 1951 में। और यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी, तो किस विषय के संबंध में? दिल्ली विधि अधिनियम के संबंध में। नंबर दो केरल शिक्षा विधेयक। केरल शिक्षा विधेयक के संबंध में भी भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी थी, और कब? 1958 में। नंबर 3, बेरूवाड़ी संघ। बेरूवाड़ी संघ के विषय में भी भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी, और बेरूवाड़ी संघ के विषय में कब सलाह मांगी थी? 1960 में मांगी थी। नंबर 4 पर समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, यानी समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम विषय के संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी थी, और ये कब? 1963 में। यानी 1963 में भारत के राष्ट्रपति ने समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के संबंध में उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी। नंबर 5 पर विधायिका के विशेष अधिकार, यानी विधायिका के विशेष अधिकार से संबंधित केशव सिंह मामले में उच्चतम न्यायालय से भारत के राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी, और वो कब? 1964 में। 1964 में। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6 राष्ट्रपति चुनाव, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में भी राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी, कब? 1974 में। नंबर 7 पर विशेष न्यायालय विधेयक, यानी विशेष न्यायालय विधेयक के संबंध में भी 1978 में भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी थी। नंबर 8 पर जम्मू एवं कश्मीर पुनर्स्थापन अधिनियम, यानी जम्मू एवं कश्मीर पुनर्स्थापन अधिनियम 1982,
यानी 1982 में भी जम्मू एवं कश्मीर पुनर्स्थापन अधिनियम के संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया था, यानी परामर्श मांगा था या सलाह मांगी थी। नंबर 9, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के बारे में 1992 में भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी। नंबर 10 पर राम जन्मभूमि मामला, यानी राम जन्मभूमि मामले के संबंध में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी थी। राम जन्मभूमि मामला, इसमें भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से 1993 में सलाह मांगी थी। यानी राम जन्मभूमि मामले के संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने भारत के उच्चतम न्यायालय से यह सलाह मांगी कि जहाँ पर बाबरी मस्जिद है, क्या वहाँ पर पहले कोई मंदिर था। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इस तरह की सलाह देने के बारे में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति को मना कर दिया था, यानी भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के द्वारा सलाह नहीं दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में सलाह देने से इनकार कर दिया। नंबर 11 भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली मंत्रणा प्रक्रिया। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली मंत्रणा प्रक्रिया के संबंध में यह सलाह उच्चतम न्यायालय से कब मांगी गई? 1998 में। नंबर 12, प्राकृतिक गैस एवं तरल प्राकृतिक गैस से संबंधित विषयों पर केंद्र तथा राज्यों की विधायी सक्षमता। यानी प्राकृतिक गैस या तरल प्राकृतिक गैस से संबंधित विषय पर केंद्र तथा राज्यों की विधायी सक्षमता, यानी केंद्र और राज्य कानून बनाने में कितने सक्षम हैं, इस विषय पर उच्चतम न्यायालय से 2001 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगी गई थी। नंबर 13 पर चुनाव आयोग के गुजरात विधानसभा चुनावों को स्थगित करने के निर्णय की संवैधानिक वैधता। यानी यह विषय गुजरात विधानसभा के चुनावों से संबंधित था और ये कब का मामला था? 2002 का मामला था। यानी ये सलाह भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से 2002 में मांगी थी। नंबर 14 पर पंजाब समझौते को समाप्त करने संबंधित अधिनियम। यानी यह अधिनियम पंजाब समझौते को समाप्त करने से संबंधित था और इस अधिनियम के विषय में भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से 2004 में सलाह मांगी थी। नंबर 15 पर 2G स्पेक्ट्रम मामले में आया निर्णय। यानी 2G स्पेक्ट्रम मामले के संबंध में जो निर्णय आया था तथा प्राकृतिक संसाधनों की सभी क्षेत्रों में नीलामी को बाध्यकारी बनाया जाना। यानी बाध्यकारी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, इस विषय के संबंध में भी भारत के राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से 2012 में सलाह मांगी थी। तो यहाँ पर मैं आपको यह बता दूं कि अब तक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय से 15 बार सलाह मांगी जा चुकी है। तो यहाँ पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में बताई गई ये सारी बातें आपको अच्छी से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित टॉपिक्स को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।